हेलो, आज हम हिंदी कक्षा 10वीं और कृतिका भाग 2 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ। इस चैप्टर में लेखक लिखने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, इस बारे में बता रहे हैं। लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो रचनाकार है यानी जो लेखक है उसके अंदर की जो विवशता है वही जो है लेखन के लिए उसे मजबूर करती है। अब लेखक यहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं कि लेखक जो है उसी चीज़ को अच्छे से लिख पाता है, उसी घटना के बारे में अच्छे से प्रदर्शित कर पाता है जो वो अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हुए देख सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लेखक है वो एक चीज़ को अच्छे से तभी लिख पाएगा जब वो उस चीज़ को अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखेगा। अब लेखक जो है यहाँ पर जापान के शहर जो हिरोशिमा है उसमें जो रेडियोधर्मी विस्फोट हुआ था उसके प्रभाव के बारे में उन्होंने पहले सुना था, लेकिन उसको जो है जब लेखक ने जापान में उसे देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो रेडियोधर्मी विस्फोट जो है उन्हीं की आंखों के सामने हुआ हो। तो लेखक किस तरह से जो है उन सारी घटनाओं को स्पष्ट करते हैं ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते और चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। आंतरिक होता है भीतरी या अंदरूनी। अब लेखक यहाँ पर जो प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न के बारे में कहते हैं कि ये जो प्रश्न है ये सरल तो जान पड़ता है लेकिन साथ ही साथ ये बहुत कठिन भी है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो सच्चा उत्तर है, वो किसी लेखक के भीतरी जीवन में जो उसका संबंध है स्तरों के साथ उससे संबंधित है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बंध देना आसान तो नहीं ही है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उसमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो ये प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो प्रश्न है उसको हम संक्षेप में कुछ वाक्यों में नहीं बता सकते हैं, उसे जो है कुछ वाक्यों में नहीं समझा सकते हैं किसी को। अब लेखक बताते हैं कि कुछ वाक्यों में इसे समझा पाना संभव भी है या नहीं, ये जो है लेखक को भी पता नहीं है। लेकिन लेखक ये बताते हैं कि केवल इतना ही किया जा सकता है कि उनके कुछ ऐसी चीज़ों को स्पर्श किया जाए, यानी जो ये प्रश्न है उसके कुछ विषयों को बताया जाए जो किसी दूसरे के लिए जानना बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी कुछ मेन पॉइंट्स ही जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि एक उत्तर इस प्रश्न का ये है कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बिना लिखे आप कैसे जान सकते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं। यानी जब तक आप अपने अंदर के भावों को व्यक्त नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं। और यही जो है सही में इसका सच्चा उत्तर भी है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। आभ्यंतर होता है भीतर का या अंदरूनी, और विवशता होता है लाचारी या पराधीनता। तटस्थ होता है निरपेक्ष या निष्पक्ष, यानी जो किसी का साइड ना ले। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लिखकर ही जो है एक लेखक अपने अंदर की जो विवशता है उसको पहचान पाता है कि वो किस कारण से लिख रहा है, और लिखकर ही जो है वो उस चीज़ से मुक्त हो पाता है। यानी जो उसके अंदर उलझन है वो क्यों लिख रहा है, ये तभी वो मुक्त हो पाएगा इस प्रश्न से जब वो कुछ लिखेगा, और अपने अंदर की जो विवशता है उससे मुक्ति पाने के लिए जो लेखक हैं वो भी जो है पहचान करने के लिए लिखते हैं कि वो क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है।
कृतिकार कहा जाता है रचना करने वाले व्यक्ति को या फिर लेखक को। कृति होती है किसी लेखक आदि के द्वारा जो रचनात्मक कार्य किया जाता है। और ख्याति कहा जाता है प्रसिद्धि को या लोकप्रियता को। अब लेखक कहते हैं कि उनका विश्वास ये है कि जो सभी लेखक हैं, क्योंकि सभी लेखक को लेखक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लेखन है उसकी जो रचनाएं हैं वो सब में नहीं होती है। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं, यानी जो सभी लेखक हैं वो इसीलिए लिखते हैं कि जो उनकी रचनाएं हैं वो और ज़्यादा जो है अच्छी हो सके, उसमें और ज़्यादा जो है रचनात्मकता आ सके। और ये ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रसिद्धि है वो मिल जाने के बाद जो है लेखक लिखते हैं, और कुछ बाहरी व्यवस्था भी होती है जिसके कारण लेखक को लिखना पड़ता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है। संपादक सामयिक पत्र आदि को संबोधित कर प्रकाशन के योग्य बनाने वाला, यानी जो व्यक्ति जो है पुस्तक को छापने योग्य बनाता है उसको संपादक कहा जाता है। आग्रह होता है अनुरोध या निवेदन। प्रकाशक होता है वह जो पुस्तकों, समाचार पत्र आदि का प्रकाशन करता हो या छापता हो। तकाजा कहा जाता है मांग या दावे को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो लेखक हैं, जो लिखता है वो जो है कुछ तो है ख्याति या प्रसिद्धि मिल जाने के बाद लिखता है, लेकिन और कुछ जो है लेखक की विवशता होती है। वो विवशता कौन सी होती है? जो संपादक होते हैं उनके आग्रह पर, उनके अनुरोध पर जो है लेखकों को लिखना पड़ता है। और जो प्रकाशक होते हैं उनकी मांग पर भी जो है लेखकों को लिखना पड़ता है। और कुछ लेखक जो है अपनी आर्थिक जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए भी अपना लेखन कार्य जारी रखते हैं। पर लेखक बताते हैं कि जो एक लेखक होता है वो हमेशा जो है अपने सामने ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि उसकी कौन सी जो रचना है वो उसकी भीतरी प्रेरणा का फल है। यानी लेखक को पता होता है कि उसके अंदर से कौन सी जो लेखन है वो बाहर निकला है और कौन सा लेखन जो है वो विवशता के तौर पर लिख रहा है। कौन सा लेखन बाहरी दबाव का, दूसरे यह भी ज्ञात होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। उन्मेष होता है प्रकाश या दीप्ति और निमित्त होता है कारण। अब लेखक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कौन सा लेखन जो है बाहरी दबाव के द्वारा लेखक लिखता है, लेकिन दूसरा ये भी कहा जा सकता है लेखक के द्वारा कि जो बाहर का दबाव है, यानी जैसे संपादक हो गए या प्रकाशक हो गए, उनका जो दबाव है वो लेखक जो है वास्तव में दबाव नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लेखक ये मानते हैं कि जो लेखक के अंदर का प्रकाश होता है वो जो है एक कारण बन जाता है, वो बाहरी दबाव, यानी उस बाहरी दबाव के कारण लेखक के अंदर के जो रचनात्मक कार्य हैं, जो लेखन है, वो बाहर आते हैं। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता स्पष्ट होती है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो एक लेखक है उसके स्वभाव और आत्म अनुशासन जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन कुछ लेखकों को जो है लेखक ने यहाँ पर आलसी जीव बताया है। क्यों? क्योंकि कुछ लेखक जो है केवल जो बाहरी दबाव है उसके द्वारा ही लिख पाते हैं, बिना बाहरी दबाव के वो कुछ भी लेखन कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी के सहारे जो है उनके भीतर की जो विवशता है वो स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिसे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। अब लेखक यहाँ पर बताइए, आलसी लेखक होते हैं जो बाहरी दबाव के कारण लिख नहीं पाते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? जैसे जब सुबह जो है आपकी नींद आपके अलार्म से पहले उठ जाती है, लेकिन आप तब तक जो है अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं जब तक आपके घड़ी का अलार्म ना बज जाए। यानी जब आपने 5 बजे का मानिए अलार्म लगाया है, लेकिन 5 बजे से पहले आपकी नींद उठ गई है, लेकिन आप तब तक नहीं उठ पाते हैं जब तक आपका अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार
प्रकार लेखक बताते हैं कि वास्तव में जो लेखक है वो बाहर का जो दबाव है उसके प्रति जो है वो समर्पित नहीं हो जाता। वो केवल जो है उस बाहरी दबाव को अपने लेखन के लिए क्या करता है, एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, यानी वो एक सहायक वस्तु की तरह उस बाहरी दबाव को अपने जीवन में लाता है ताकि उसका जो भौतिक यथार्थ है उसके साथ उसका संबंध जो है वो बना रहे, यानी बाहर की दुनिया के साथ भी वो कनेक्शन बनाकर रख पाए। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बात भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब लेखक जो है यहाँ पर अपने आप को उन दूसरे आलसी लेखकों से जो है अलग मानते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बाहरी दबाव की जो है लेखक को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनको इस बात से कोई हानि भी नहीं लगती कि अगर उन पर कोई बाहरी दबाव आ जाता है लिखने के लिए तो वो इसको गलत भी नहीं मानते हैं। यानी वो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर उठने के लिए वो बिना अलार्म के पहले ही उठ जाते हैं तो वो अपने आप को सही मानते हैं, लेकिन अगर उठने के लिए उन्हें अलार्म की कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है तो वो उसको भी हानि नहीं मानते हैं। यानी दोनों ही तुलना में लेखक यहाँ पर अपने आप को समर्थ बताते हैं। यह भीतरी विवशता क्या होती है उसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाए। बखानना होता है प्रशंसा या तारीफ, और कदाचित कहा जाता है शायद को। अब लेखक ये बताते हैं कि ये भीतरी विवशता क्या होती है। अब इसको बताना या इसके बारे में तारीफ करना जो है बड़ा कठिन कार्य है, और ये क्या नहीं होती है यह बताना शायद कम कठिन हो सकता है लेखक के लिए। अब यहाँ पर लेखक एक उदाहरण के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेखक अपनी एक कविता के बारे में हमें यहाँ बताएंगे जिसके द्वारा जो है हम ये भीतरी विवशता क्या है इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिकता के क्या प्रभाव होते हैं। नियमित होता है नियमों से बंधा हुआ या निश्चित। अब लेखक यहाँ अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं कि लेखक जो है वो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, यानी लेखक एक साइंस स्टूडेंट रहे हैं और उनकी जो निश्चित शिक्षा होती है वो भी इसी विषय में हुई है। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि अणु क्या होता है, कैसे जो रेडियम धर्मी तत्व होते हैं उनका अध्ययन जो है विज्ञान की इस सीढ़ी तक पहुँचा है, यानी अणु के बारे में जो है लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, उसको भेदन यानी उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, रेडियम धर्मी जो तत्व हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लेखक ने विज्ञान में पढ़ी हैं। इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। परवर्ती होता है बाद के काल का या घटनाक्रम के अनुसार बाद का, और विवरण होता है विस्तृत वर्णन या लेखा जोखा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जैसे अणु क्या होता है, उसका भेदन कैसे होता है, यानी अणु के बारे में रेडियोधर्मी जो चीज़ें हैं उनके प्रभाव हैं उनके बारे में लेखक को पुस्तकीय ज्ञान यानी उन्होंने अपनी पुस्तकों में उसके बारे में पढ़ा था, यानी उन्हें पूरा ज्ञान था। और फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरने की घटना घटी तो लेखक ने जो है उसके समाचार भी पढ़े और उन्होंने जो है उसके जो प्रभाव हुए बाद में उसके बारे में भी विस्तृत रूप से वे पढ़ते रहे थे। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विरोध स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है।
अब लेखक बताते हैं कि जो हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं वो सबके सामने आ गए थे और विज्ञान का ये एक दुरुपयोग था और जो सबकी बुद्धि है वो जो है इसका विरोध कर रही थी, वो स्वाभाविक था। और लेखक ने जो है इस पर लेख भी लिखे थे, लेकिन वो जो लेख हैं वो अनुभूति के स्तर पर नहीं थे, यानी लेखक जो है उसको महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो केवल जो उनको ज्ञान मिल रहा था, जो वो सुनी सुनाई बातें सुन रहे थे, उसके आधार पर उन्होंने लिखा था। और लेखक बताते हैं कि जो बौद्धिक पकड़ होती है और उसके तर्क संगति होती है वो अलग अलग होती है। आंतरिक जो स्तर है, जो अनुभूति का स्तर है वो अलग होता है और बौद्धिक स्तर जो है वो अलग होता है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मच देते थे। अब लेखक ने जो है इस हिरोशिमा पर जो अणु बम गिरा है उस पर कविता नहीं लिखी थी, क्योंकि उनके अंदर जो है अनुभूति की कमी उन्हें महसूस हो रही थी। और लेखक ने युद्ध काल के दौरान जो है भारत की जो पूर्वीय सीमा है वहाँ पर देखा था कि जो सैनिक हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर जो है हजारों मछलियों को मार देते थे। ये लेखक ने जो है अपने सामने, अपनी आंखों के सामने जो है प्रत्यक्ष देखा था, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। अपव्यय होता है फजूल खर्ची या व्यर्थ का खर्चा, और व्यथा होता है मानसिक या शारीरिक क्लेश या पीड़ा या आप कह सकते हैं कि दर्द। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जबकि उन सैनिकों को जो है थोड़ी सी मछलियों की आवश्यकता होती थी, लेकिन वो बम फेंक कर जो है बहुत सारी मछलियों को मार देते थे। तो जीव की जो ये व्यर्थ की हानि होती थी, उससे जो लेखक के अंदर व्यथा उमड़ी थी, जो पीड़ा उमड़ी थी, एक सीमा तक जो अणु बम के द्वारा जीवनाश हुआ था उसका लेखक अनुभव कर पा रहे थे। उन्हें अनुभूति हो पा रही थी कि किस तरह से जो है वो गलत हुआ है। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम लेखक हैं कि बाद में उन्हें जो है जापान जाने का एक अवसर मिला और तब वे जो है हिरोशिमा भी गए थे और उन्होंने वो अस्पताल भी देखा था जहां पर जो है जो रेडियम पदार्थ से आहत व्यक्ति थे, यानी जो जख्मी लोग थे, वे जो है कई वर्षों से वहां पर कष्ट में थे। और इस प्रकार जो है लेखक को वहां पर प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभूति उन्हें नहीं हो रही थी। यानी अनुभव से जो अनुभूति है वो गहरी चीज होती है, कम से कम एक लेखक के लिए। यानी लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि एक जो लेखक है वो तभी जो है किसी चीज के बारे में अच्छे से लिख पाएगा जब वो किसी चीज को अपने सामने घटित होते हुए देखेगा। अब लेखक जो है यहाँ पर अणु बम के जो प्रभाव हैं उनको तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे, लेकिन वो जो बम गिरा था उसको जो है वो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो उसके ऊपर जो है अनुभूति का जो प्रभाव है वो नहीं देख पा रहे थे, अपने अंदर अनुभूति महसूस नहीं कर पा रहे थे। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। अनुभूति होता है एहसास और संवेदना होता है अनुभव और आत्मसात होता है अपने अधिकार के लिए गया। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि अनुभव होता है घटित का, यानी जो घटना घटित हुई है उसका जो है हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति होती है वो संवेदना और कल्पना के जो सहारे से सत्य का आत्मसात कर लेती है। यानी वास्तव में जो लेखक के साथ घटित नहीं हुआ है, लेकिन लेखक उसके बारे में भी जो है बहुत अच्छे से समझ पाता है, बहुत अच्छे से उसे देख पाता है, जबकि उसके साथ वो घटित नहीं हुआ है। यानी लेखक के सामने जो नहीं हुआ है, लेकिन अनुभूति के सहारे जो है वो उसे महसूस कर सकता है, जैसा वहाँ पर वो कल्पना से दृश्य क्रिएट कर सकता है। यानी आप एक प्रकार से इस तरह से समझ सकते हैं कि कल्पना से जो है लेखक अपने सामने उन सारी चीज़ों को वापस क्रिएट करेगा। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति
प्रत्यक्ष हो जाता है, ज्वलंत होता है, चमकता हुआ या जलता हुआ। अब यहाँ पर लेखक और थोड़े अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ है या जो घटना है उसका अनुभव हमें नहीं हुआ है, वही जो है आत्मा के सामने जब एक प्रकाश के रूप में आ जाता है तब अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। यानी आपके अंदर जो है तब तक वो सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके अंदर जो है एक जो प्रकाश है उसके रूप में वो सारी घटनाएं जो है वो नहीं आ पाएंगी। यानी आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो आपके नहीं हुआ है, यानी जैसे लेखक यहाँ पर हिरोशिमा में जो अणु बम गिरा है उसके बारे में बता रहे हैं कि लेखक के सामने वो नहीं गिरा, लेखक ने उसे अपने सामने गिरते हुए नहीं देखा, उसका जो प्रभाव है वो अपने सामने नहीं घटित होते हुए देखा। लेकिन जो अनुभूति है वो लेखक को ये सारा दृश्य जो है एक तरह से कल्पना के रूप में अपने सामने जो है वो एक तरह से दिखा सकती है। वही जो है अनुभूति प्रत्यक्ष के रूप में आप समझ सकते हैं। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। तत्काल होता है तुरंत, उसी वक्त। अब लेखक ये बताते हैं कि जब हिरोशिमा में उन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने तुरंत ही उसी वक्त उस पर कोई कविता नहीं लिखी, कोई लेख नहीं लिखा, क्योंकि जो अनुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसकी अभी कसर बाकी थी लेखक के जीवन में इस घटना के तौर पर। अब यहाँ पर लेखक उस घटना का जिक्र करते हैं कि एक दिन जो लेखक सड़क पर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी छाया उजली हुई है। यानी एक छाया जो है उस जले हुए पत्थर पर उन्हें दिखाई दे रही थी। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। रुद्ध होता है बंद हो गई या फंस गई, और ट्रेजेडी होता है दुखांत या फिर दुखद घटना जिसमें किसी की मृत्यु तक हो जाए। अब यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जो वो जला हुआ पत्थर था जिसमें वो एक छाया उजली हुई सी उन्हें दिख रही थी, लेखक यहाँ पर दृश्य को जो है अपनी कल्पना के जरिए द्वारा से जो है रिक्रिएट कर रहे थे कि विस्फोट के समय हो सकता है कि वहाँ पर कोई खड़ा रहा होगा। यानी विस्फोट के समय जो है कोई व्यक्ति उस पत्थर के सामने खड़ा रहा होगा, और जब विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो रेडियम धर्मी जो पदार्थ की किरणें हैं वो वहाँ से गुजरी, तो जो व्यक्ति है उसके पास जो है वो रेडियम धर्मी किरणें जो है उससे टकराई होगी और उसको जो है वहाँ पर जला दिया, वहाँ पर भस्म कर दिया, और जो किरणें आसपास से निकल गई उन्होंने जो है पूरे पत्थर को काला कर दिया, जला दिया। यानी यहाँ पर जो पूरी दुखद घटना थी वो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो ये पत्थर है उसने लेखक के सामने बयां कर दी है। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूरज सा उग गया और डूब गया। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उस छाया को देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें एक थप्पड़ सा लगा दिया हो। यानी जो लेखक चाह रहे थे कि जो अनुभूति प्रत्यक्ष उन्हें हो, वो लेखक को अब हो गई थी। यानी जो अवाक इतिहास था, जैसे भीतर ही अचानक से जो है लेखक के एक सूरज उगा और डूब गया। यानी लेखक को जो है सारी जो घटना है वो उनके सामने ऐसा लग रहा था कि प्रत्यक्ष जो है वो देख रहे हैं और पूरी जो घटना है वो पूरी समाप्त हो गई है। यानी लेखक को अब पूरी घटना का प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई थी। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। भोक्ता होता है भोगने वाला या उपभोक्ता या भक्षक। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि वो जो क्षण था जब लेखक ने उस पत्थर में उस छाया को देखा, तो वो जो है लेखक के लिए एक अनुभूति प्रत्यक्ष हो गया था। यानी ऐसा लग रहा था एक अर्थ में लेखक को कि स्वयं जो है उस हिरोशिमा के विस्फोट के सामने जो है प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं और वो उस विस्फोट के जो है एक भक्षक के रूप में जो है बन गए हैं। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की
आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। आकुलता होता है बेचैनी या घबराहट। अब लेखक के अंदर जो है इस घटना से वो विवशता जागी, यानी जो अंदर की बेचैनी थी, घबराहट थी, वो जो है लेखक की बुद्धि का जो क्षेत्र है उससे जो है बढ़कर अब संवेदना के क्षेत्र में आ गई थी। यानी धीरे धीरे जो है लेखक ने अपने आप को इन सब से अलग किया और अचानक एक दिन लेखक ने जो है हिरोशिमा पर अब कविता लिख ली। लेकिन उन्होंने वो कविता जापान में नहीं लिखी, बल्कि भारत लौटकर उन्होंने कविता लिखी, वो भी रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब लेखक ने यहाँ पर जो है कविता क्यों लिखी? अब क्योंकि अब जो है उन्हें उस अनुभूति का एहसास हो गया था जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो उनके भीतर की जो विवशता थी, आकुलता थी, वो जो है अब उन्हें मिल गई थी। इसलिए जो है अब वो हिरोशिमा पर जो है कविता लिख पाए थे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। प्रसूत होता है उत्पन्न। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि जो उन्होंने कविता लिखी हिरोशिमा पर, वो अच्छी है या बुरी, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेखक के ये बहुत निकट का सच है, क्योंकि ये अनुभूति प्रसूत है। यानी लेखक ने इसे अनुभव किया है, अनुभूति हुई है इन्हें, इसलिए जो है उनके लिए ये बहुत महत्व की बात है कि उन्होंने किसी चीज़ को अनुभव किया है, उनके अंदर जो है अनुभूति जागी है, तब जाकर जो है वो विवशता उनके अंदर जब जागी तब उन्होंने ये कविता लिखी है। ये उनके लिए बहुत ही महत्व की बात है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि लेखक के लिए लेखन के लिए क्या ज़रूरी होता है, कैसे वो लिखता है, जो अनुभूति प्रत्यक्ष होती है वो क्या होता है, संवेदना क्या होती है, क्या जो है एक लेख को लिखने के लिए लेखक को विवश करता है, यानी बाहरी दबाव उसके अंदर की जो विवशता होती है वो करती है। यानी सब कुछ जो है आपको लेखक ने यहाँ पर अपनी एक कविता यानी हिरोशिमा पर जो उन्होंने कविता लिखी है उसके ज़रिए समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।